हेलो अंशल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस फैन फिक्शन के फर्स्ट पार्ट पर इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। उस पर लाइक्स और व्यूज़ दोनों ही बहुत अच्छे खासे हो गए हैं, वो भी एक दिन के अंदर ही। तो इसका सेकंड पार्ट लाना तो बनता ही था। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी वियिंग से कहता है हमें कुछ बातें डिस्कस करने की ज़रूरत है, और वो उसे अपने रूम में आने के लिए कहता है। वांग जी को नफरत थी अगर किसी की भी वजह से उसका शेड्यूल थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाता था तो वो एक ऐसा इंसान था जिसे अपनी दुनिया को खुद कंट्रोल में करना पसंद था। पर इस बार उसे 2 दिन पहले ही अपने क्लब वापस आना पड़ा था, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। किसी को भी नहीं बताया गया था कि लान वांगजी अपने टाउन में 2 दिन पहले ही वापस आ गया है। वांगजी नी मिंगजे के साथ एक मीटिंग के लिए गया हुआ था, जो कि उसके ब्रदर लैन चिचैन का काम था। पर लैन चिचैन आजकल जिन्स के साथ थोड़ा बिजी चल रहा था, इसलिए कुछ दिनों से सारे मेजर डिसीजन लांग वांगजी के हुआ करते थे। वांगजी की नी मिंगजे के साथ मीटिंग चली रही थी, तभी नी मिंगजे का छोटा भाई न्यू हेसांग एक खबर लेकर आता है। याओ ऑर्गेनाइजेशन के हेड की बॉडी मिली थी, जो कि काफी हफ्तों से गायब था। वांगजी जब इस बारे में लैन चिचैन और अपने अंकल को इन्फॉर्म करता है तो उसे बहुत अजीब लगता है ये सुनकर कि उन दोनों को इस बारे में कुछ नहीं पता था। याओ ऑर्गेनाइजेशन का हेड और जिन जूशिन दोनों ही वांगजी की नज़रों में बिल्कुल फूल थे, लेकिन इस तरह उन दोनों का मर जाना आपस में एक कनेक्शन दिखा रहा था। ठीक इसी तरह कुछ दिनों पहले वेंजूलियो की मौत हुई थी, जो वेंस का खास आदमी था। अगर इन तीनों मौतों को आपस में कंबाइन किया जाए तो ये एक पैटर्न बन रहा था। 3 हफ्तों के अंदर इन तीनों बड़ी बड़ी मौतों की वजह से पूरा मेनलैंड अंडरवर्ल्ड हिला हुआ था। पुलिस के अकॉर्डिंग ये सारी मौतें एक्सीडेंट थी, पर वांगजी को शुरुआत से ही लग रहा था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि इनका मर्डर किया गया है। इन मर्डर के पीछे पुलिस को बिल्कुल भी ट्रेसेस नहीं मिले थे। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि कहीं इन मर्डर्स के पीछे घोस्ट तो नहीं है, पर वांगजी ये सब नॉनसेंस में विश्वास नहीं रखता था। पर एक बात तो सच थी, 3 परफेक्ट क्राइम्स हुए थे, वो भी उन लोगों के मर्डर हुए थे जिन्हें कोई टच भी नहीं कर सकता था। कोई तो था जो ये सब खेल रहा था, और वांगजी को उसका पता लगाना था। यही रीज़न था जो वो बिना किसी इन्फॉर्मेशन दिए वापस अपने क्लब आ गया था, क्योंकि उसके क्लब में अक्सर कुछ इन्फॉर्मेंट्स आया करते थे जो मनी के बदले उसे इन्फॉर्मेशन देकर जाया करते थे। वांगजी क्लब में अपने रूम में एंटर करता है, जहां ऑलरेडी उसके 10 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए थे। वहां जाते ही उसे सुशे मिलता है। सुशे को उसके अराइवल का पहले ही पता चल गया था। कुछ दिनों पहले से ही सुशे ने उसके लिए काम करना शुरू किया था। वो वांगजी को देखते ही उसे सैल्यूट करता है और स्माइल करते हुए कहता है हंगुंजुन। वांगजी के सारे सिक्योरिटी गार्ड वांगजी के इशारों पर एक एक करके चले जाते हैं, पर सुशे वहीं खड़ा रहता है। तो वांगजी उससे कहता है, क्या तुम्हें मुझे कुछ रिपोर्ट करना है? सुशे एकदम सरप्राइज रह जाता है, क्योंकि पहली बार वांगजी उससे बात कर रहा था। सुशे कहता है, नहीं हंगुंजुन, बस मुझे पता नहीं था कि आज आप वापस आने वाले हैं। वांगजी उसे बहुत इरिटेटेड होते हुए देखता है। सुशे उसके लिए काम ज़रूर करता था, पर वांगजी के फेवरेट्स में से वो नहीं था। हमेशा सुशे खुद को वांगजी के बिजनेस में इन्वॉल्व करने की कोशिश करता था, जो उसका काम नहीं था। वांगजी इरिटेटेड होते हुए उससे कहता है, तुम्हारा काम है यहाँ के फ्लोर का ध्यान रखना, तो तुम उसी पर ध्यान दो। मैं कब आ रहा हूँ कब जा रहा हूँ इस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। सुशे वांगजी के रूम से बाहर निकल जाता है। कुछ टाइम बाद वांगजी का एक गार्ड अंदर आता है। वांगजी उससे पूछता है, कोई लेटेस्ट न्यूज़? तो वो गार्ड कहता है, नहीं, पर आपका पर्सनल स्पेशल गेस्ट अभी आधे घंटे पहले ही यहाँ आया है। वांगजी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसके पर्सनल गेस्ट अक्सर वो ओमेगाज ही होते थे जिन्हें वो इनवाइट करता था, और उन्हें इनवाइट करने के लिए वो उन्हें एक जेड टोकन देता था। लास्ट ओमेगा जिसके साथ उसने समय बिताया था वो उससे टोकन ले चुका था, और अभी तक उसने किसी को टोकन नहीं दिया था। तो आखिरकार ये कौन पर्सनल गेस्ट था जिसके पास ऑलरेडी जेट टोकन था? वांगजी सोचने लगता है, उसे जान से मारने से पहले मुझे ये जानना होगा कि उसका गेम क्या है और वो यहाँ किस मकसद से आया है। वांगजी अपने गार्ड से कहता है, वो इस वक्त कहाँ है? तो उसका गार्ड कहता है, मैं अभी फ्लोर कैमरास चेक करता हूँ। उसका गार्ड फ्लोर कैमरास चेक करने लगता है, पर वहाँ वियिंग नहीं नजर आ रहा था। उस गार्ड के पसीने छूटने लगते हैं। वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, सॉरी, मैं बस एंट्रेंस कैमरा पर ध्यान दे रहा था, मेरा ध्यान ही नहीं गया कि वो यहाँ से कब गायब हो गया। वांगजी अपने गुस्से को कंट्रोल में करता है और अपने इमोशनलेस फेस के साथ कहता है, मैं उसे ढूंढ लूँगा, तुम चिंता मत करो। क्या कोई और गेस्ट आज आया था जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए?
तो उसका गार्ड कहता है हाँ, वेंचाओ और उसके फ्रेंड्स। वांग जी सोचने लगता है इसका मतलब आज रात 2 लोग उसकी क्लब में ऐसे आए थे जिनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। सबसे पहला वेंचाओ। वैसे तो वो वांग जी की नज़रों में स्टूपिड था, क्योंकि वो बिल्कुल भी अपने फादर वैन रोहान की तरह चालाक नहीं था। वो ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि फालतू कामों में लगा रहता था। वांग जी ने कई बार उसे अपने क्लब में आने से बैन करने के बारे में भी सोचा था, पर उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिसके लिए उसे बैन किया जा सके। इसलिए वैन ऑर्गेनाइजेशन और लैन ऑर्गेनाइजेशन के बीच फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए उसने वेंचाओ का वहाँ आना बैन नहीं करवाया था। दूसरा जिसके पास इन्फॉर्मेशन हो सकती थी वो था वो मिस्टीरियस गैस, जो वांग जी का ओमेगा बनकर उसके ही क्लब में आया था। ये सोचते ही वांग जी तुरंत अपने गार्ड से कहता है, मुझे एंट्रेंस की कैमरा क्लिप दिखाओ उस समय की जब मेरा पर्सनल गेस्ट यहाँ आया था। वांग जी का गार्ड तुरंत उसे वो क्लिप दिखाने लगता है। उस क्लिप में वुयिंग वाइट आउटफिट में एंट्री करता हुआ दिख रहा था। वांग जी उस पर्सन यानी वुयिंग को तो नहीं पहचान पाया था, पर वुयिंग ने जो आउटफिट पहना हुआ था वो बिल्कुल उन ड्रेसेस का रेप्लिका था जो अक्सर वांग जी के ओमेगास पहन कर आया करते थे। वो ड्रेसेस खुद वांग जी अपने ओमेगास को सेंड किया करता था। उस पर्सन को देखकर वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे ये जानबूझकर बिल्कुल वैसा ही बनकर आया है जैसे वांग जी के बेड पार्टनर्स होते हैं। जैसे ही उसे वुयिंग का फेस दिखाई देता है, वांग जी उसे जूम करके देखता है और वो श्योर हो चुका था कि उसने इस पर्सन को पहले कभी नहीं देखा है, ना ही किसी ऐप पर जिससे अक्सर वांग जी ओमेगास को बुलाया करता था। अब उसकी नज़र वुयिंग की पूरी बॉडी पर जाती है, जो कैमरा से देखने पर ही उसे काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही थी। और वांग जी समझ गया था कि क्यों उसके गार्ड्स को उस पर शक नहीं हुआ, क्योंकि इस तरीके का ओमेगा वांग जी डेफिनेटली अपने लिए सेलेक्ट करता। कैमरे में शो हो रही उस ब्लरी इमेज में ही वांग जी को वुयिंग की वो स्मॉल वेस्ट दिखाई दे रही थी और उसको क्यूरियोसिटी हो रही थी कि उस स्मॉल वेस्ट को पकड़ने पर कैसा फील होगा। वुयिंग अब कैमरा में गार्ड को अपना कॉलर दिखाए हुए शो हो रहा था। ये वही जेड कॉलर यानी टोकन था जो वांग जी अक्सर अपने ओमेगास को दिया करता था। वांग जी को वो वीडियो देखकर ही एक अजीब सी जेलसी फील हो रही थी। हालांकि उसे पता था कि वो जेड कॉलर बिल्कुल नकली है, जो वुयिंग ने खुद ही बनाया होगा, पर फिर भी जिस तरह वो गार्ड जेड कॉलर के बहाने वुयिंग की बॉडी को देख रहा था, वांग जी को एक अजीब सी जलन हो रही थी जैसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। अब वांग जी कैमरे में देखता है कि क्लब में एंटर करने के बाद वुयिंग ऐसी जगह पर आ गया था जहाँ पर कैमराज नहीं थे, क्योंकि वो किसी भी कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा था। वांग जी ने ये जगह क्लब में जानबूझकर बनवाई थी। ये जगह तब के लिए थी जब ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की आपस में सीक्रेट मीटिंग होती है। वांग जी अब वुयिंग को जाकर ढूंढने वाला था, तभी अचानक उसे बाद में एक और फैमिलियर फिगर नजर आता है, जिसने ब्लैक कलर की टाइट पैंट्स पहनी हुई थी और रेड कलर की शर्ट पहनी थी। कैमरा एंगल की वजह से उसका फेस तो वांग जी को क्लियर नहीं दिख रहा था, पर वांग जी के मन में वो फिगर पूरी तरीके से बस गया था। वो उस वाइट ड्रेस वाले आदमी का ही फिगर था, यानी वुयिंग का ही फिगर था। वांग जी समझ गया था कि वुयिंग ने उस जगह जाकर चेंज किया है और अब वो ब्लैक ड्रेस में बाहर आया है। वांग जी उसे देखते ही अपने गार्ड से कहता है, मैं फ्लोर पर जा रहा हूँ। वांग जी क्लब के मेन फ्लोर पर एंटर करता है और पूरी जगह को अच्छे से स्कैन करने लगता है। जब उसे कोई थ्रेट नज़र नहीं आता तो अब उसकी नज़र उस ब्लैक कपड़ों में खड़े लड़के पर जाती है जो बार के पास खड़ा हुआ था। वो देखता है कि बारटेंडर ने उससे कुछ कहा था, जिससे वो लड़का ड्रिंक का गिलास अपने हाथों में भरकर वेंचाओ की तरफ बढ़ रहा था। जिस तरह वेंचाओ उस मैन की तरफ देख रहा था, वांग जी का टेम्पर बढ़े जा रहा था। उसके बाद वेंचाओ और वुयिंग के बीच जो भी बातें हुई थी वो सब वांग जी ने सुनी थी, और वो वहीं खड़े बस इंतज़ार कर रहा था ये देखने का कि आखिरकार इस ओमेगा का यहाँ आने का मकसद क्या है। लेकिन जब वेंचाओ अपनी लिमिट्स क्रॉस करने लगता है और उस ओमेगा के साथ बदतमीजी करने लगता है, तो वांग जी को उन दोनों के बीच में जाना पड़ता है। वांग जी वुयिंग से कहता है, तुमने अपने कपड़े बदले हैं। ये सुनकर वुयिंग की हालत ख़राब हो जाती है और वो सोचने लगता है क्या उसे मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। उसके बाद वुयिंग को वांग जी के रूम में बुलवाया जाता है। यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। वांग जी वुयिंग से कहता है, हमें कुछ बातें डिस्कस करनी है। ऐसा कहकर वो अपने एक गार्ड से प्राइवेट मीटिंग रूम्स को अनलॉक करवा देता है। वो रूम्स साउंड प्रूफ थे, जिनमें कोई भी विंडो नहीं थी। वुयिंग उसके साथ जाने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। वो एक सेकंड के लिए वांग जी की तरफ देखता है और तुरंत मीटिंग रूम की तरफ जाने लगता है।
वांग जी की नज़रें अब उसकी बॉडी के कर्व्स पर थीं, उसकी नेक पर, उसकी लोअर बैक पर। उस ओमेगा की सेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिससे वांग जी को ऑलमोस्ट डिजी फील होने लगा था। इस तरीके का फिजिकल रिस्पॉन्स वांग जी को किसी भी ओमेगा के लिए फील नहीं हुआ था, जिस तरीके का वेइंग को देखकर हो रहा था। वांग जी खुद को सेक्स में इसलिए इंडल्ज रखता था क्योंकि वो जिस वर्ल्ड में रहता था वहाँ एक अल्फा की सेक्सुअल पावर्स ही उसकी ओवरऑल पावर्स दिखाती हैं। वांग जी को पता था ये सब फालतू की बातें हैं, पर फिर भी वो ये करता था जिससे उसकी इमेज बरकरार रहे। इसलिए सेक्स को उसने अपनी रूटीन में शामिल कर लिया था और बॉडी को मेंटेन करने के लिए वो डेली 200 पुशअप्स, 200 सिटअप्स और 3 मील तक दौड़ लगाता था हर सुबह, और हर रात को मेडिटेशन किया करता था। वांग जी अपने ओमेगा यानी वुयिंग की तरफ देख ही रहा था, तभी वो अपने गार्ड से कहता है, हम दोनों को इस रूम में अकेला छोड़ दो। वुयिंग को पता था कि वांग जी को कुछ ना कुछ तो पता चल चुका है। गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं और अब वुयिंग और वांग जी अकेले रूम में थे। वांग जी बातों को खींचता नहीं है, बल्कि डायरेक्टली उससे कहता है, तुम इस क्लब में मेरे लिए इस तरह ड्रेस्ड अप होकर आए हो। वुयिंग को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। वो सिंपली हाँ में सिर हिला देता है। वांग जी अब उससे कहता है, पर मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया था। वुयिंग इस बात पर कहता है, मैंने सोचा था कि अगर मैं इस तरह ड्रेस्ड अप होकर जाऊंगा तो मैं हंग गुनजुन की अटेंशन पा सकूंगा। वांग जी के लिए ये एक इनविटेशन था और वो इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करता है। वो धीरे धीरे वुयिंग की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वांग जी आगे बढ़ रहा था, वुयिंग पीछे नहीं हटा था, बल्कि उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था, जिस वजह से वांग जी का मन कर रहा था कि उसकी मैसी पोनी टेल को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचे और उसे एक स्ट्रॉन्ग किस दे, पर शायद उसके लिए वो अभी समय नहीं था। वांग जी उसके पास जाता है, उसकी नेक में अपना हाथ देते हुए उसके बालों को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचते हुए कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? वुयिंग थोड़ी देर तक उसे कोई जवाब नहीं देता। वो कंफ्यूजन फेस के साथ ही उसे देखे जा रहा था। वांग जी उसके बालों को और टाइटली पकड़ लेता है और रिपीट करते हुए कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? उसे अब थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, उसकी सेंट बदल गई थी। वुयिंग कहता है, हंग गुनजुन, मेरा नाम मुशन्यू है। वांग जी उससे कहता है, तो फिर आज रात जब हम दोनों इंटीमेट होंगे तो मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा। मुशन्यू यानी कि वुयिंग इस बात पर हंसते हुए कहता है, वांग जी, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत शेमलेस है। किसी ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? वांग जी को इस बात पर और भी ज़्यादा हार्ड फील हो रहा था। वुयिंग के फेस पर पहने हुए सिल्वर मास्क से अब उसे प्रॉब्लम हो रही थी। वांग जी उसके बालों से अपना हाथ हटाता है और उसके सिल्वर मास्क को खोल देता है और उससे कहता है, ऐसा लगता है कि मुशन्यू मेरे क्लब में आने से पहले मेरे बारे में बहुत जानकारी इकट्ठी करके आया था। अगर तुम मेरे लिए ही वो ड्रेस पहन कर आए थे, फिर तुमने क्लब में आकर वो ड्रेस चेंज क्यों कर दी? वुयिंग कहता है, मैं श्योर नहीं था कि मुझे क्लब में एंट्री मिलेगी या नहीं, और इस बात पर भी श्योर नहीं था कि आप मुझे क्लब में मिलेंगे या नहीं, इसलिए मैं एक कपड़े अलग से अपने साथ रख कर लाया था। वांग जी इस बात पर सिर्फ कहता है। वांग जी धीरे धीरे अपनी एक फिंगर को वुयिंग की पैंट्स के अंदर ले जाने लगता है, जिस वजह से वुयिंग की बॉडी शिवर करने लगती है। वांग जी एक नॉटी स्माइल देता है और मन में सोचने लगता है, जब मैं उसे हर जगह टच करूंगा तब उसका रिएक्शन क्या होगा। पर ये सबसे पहले वांग जी को ये भी पता करना था कि कहीं ये मुशन्यू उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई खतरा तो नहीं है। ऐसा कहकर वो अपनी इंक्वायरी को कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुमने यहाँ आते ही कपड़े चेंज क्यों कर दिए? ऐसा कहकर वो वुयिंग की नेक को पकड़ लेता है। वुयिंग उससे कहता है, जैसे ही मैंने यहाँ एंट्री ली थी, मैंने किसी को कहते हुए सुना कि तुम आज टाउन में नहीं हो। मैं स्पेशली तुम्हारे लिए यहाँ ड्रेस्ड अप होकर आया था, पर अगर तुम ही यहाँ नहीं होंगे और तुम्हारे क्लब के मेंबर्स को पता चला कि तुम्हारा करंट ओमेगा कैसा दिखता है, तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता ना? वांग जी इस बात पर वुयिंग का गला छोड़ देता है और उससे कहता है, पर तुम्हें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी? बाकी सारे ओमेगास की तरह अपनी प्रोफाइल ऐप पर क्यों नहीं डाली? वुयिंग एक बार फिर हंसते हुए कहता है, हंग गुनजुन, काफ़ी सारे ओमेगास हैं उस ऐप पर जो इस जगह होना चाहते हैं जहां आज मैं खड़ा हूं, आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं। क्या आप मेरी प्रोफाइल को इतने सारे ओमेगास के बीच ढूंढ पाते? शायद आप मेरी प्रोफाइल को नोटिस भी नहीं करते। बिसाइड्स, मुझे ये करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। क्या आपको नहीं लगता वांग जी?
वुयिंग ने जानबूझकर उसका नाम इस तरह टॉन्टेड वे में कहा था। आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी, इवन किसी अल्फा की भी नहीं, कि वांग जी का नाम इस तरह ले। पर वांग जी को इस पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसे और भी ज़्यादा अराउज्ड फील हो रहा था। वांग जी ने कभी भी मुशन्यू जैसा ओमेगा पहले नहीं देखा था। वो बार बार मुशन्यू को बेड पर अपने नीचे इमेजिन कर रहा था। वांग जी अब मुशन्यू के दोनों हाथों को पकड़ लेता है, उसे अपनी तरफ खींचता है। उन दोनों की बॉडीज अब आपस में प्रेस हो रही थी। वांग जी अब अपनी एक फिंगर को वुयिंग के लोअर लिप पर फहराते हुए कहता है, तुमने इतनी सारी मुसीबतों का सामना किया सिर्फ मेरा बेड शेयर करने के लिए। क्या मुझे तुम्हारी इस बात पर विश्वास करना चाहिए? वुयिंग वांग जी की उस फिंगर को जो उसकी लोअर लिप पर था लिक कर लेता है और उससे कहता है, हॉन्ग गुनजुन, क्या आपने सुना है कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं? क्या आपको सच में ये बात इतनी सरप्राइजिंग लग रही है कि कोई आपसे मिलने के लिए इतनी ज़्यादा मुसीबतों का सामना कर रहा है आपकी अटेंशन पाने के लिए? वांग जी उसकी रिस्ट को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ते हुए कहता है, तुम क्लेवर हो। वांग जी की टोन बिल्कुल ऐसी थी जैसे ये एक कॉम्प्लीमेंट भी था और साथ में एक वार्निंग भी। पर वुयिंग कहता है, थैंक यू हॉन्ग गुनजुन, आपके मुँह से अपनी तारीफ सुनना एक अलग ही बात है। वांग जी अब उससे कहता है, तुम्हें मेरी अटेंशन चाहिए थी ना, वो तुम्हें मिल चुकी है। वांग जी के सिंगल टच से ही वुयिंग जिस तरह रिस्पॉन्स कर रहा था, वांग जी को पता चल गया था कि उसे एक्सपीरियंस नहीं है। वो वुयिंग से कहता है, मुझे इन एक्सपीरियंस पार्टनर्स यूजुअली अच्छे नहीं लगते, तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं तुम्हें पसंद करने लगूं। मुझे कन्विंस करना होगा। वुयिंग इस बात पर अपने हाथ को वांग जी के वेस्ट बैंड के थ्रू होते हुए उसकी पैंट्स में ले जाता है और उससे कहता है, हॉन्ग गुनजुन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी का कुछ हिस्सा ऑलरेडी कन्विंस्ड हो चुका है। वांग जी डीप गहरी सांसें लेने लगता है क्योंकि मुशन्यू सच में अपनी बातों से उसे और भी ज़्यादा अराउज्ड फील करा रहा था। ओके गाइज, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।